हाँ तो बच्चों हम लोग अपना ये जेई एडवांस का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल्यूशन है बेटा पेपर 2 का, जितने भी क्वेश्चंस आपके जेई एडवांस ऑर्गेनिक पेपर 2 में पूछे गए थे उनका मैं डिटेल्ड स्टडी सोल्यूशन लेके आया हूँ। बहुत जल्दबाजी नहीं करी है, बहुत भड़बड़ नहीं बचाई है, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को समझाया है और हर एक क्वेश्चन का बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर करा है कि यहाँ अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है ना। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, जहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन मेरे पास शुगर को लेकर के है, कार्बोहाइड्रेट यानी बायोमोलिक्यूल्स के इस पोर्शन से भाई साहब बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया है। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शुगर। ठीक है, जो भी शुगर है मेरे को उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन, देखो यहाँ पर मेरे पास एल ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है माइनस का 52.5 है। फिलहाल हम लोगों को डी ग्लूकोज का पता होता है तो फिलहाल प्लस कर लेंगे। अगर हमारे पास एल प्लस फ्रैक्टोज का इतना दे रखा है, ये दो वैल्यू मेरे को गिवन है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है ना। अब मेरे पास शुगर को लेकर के क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं, शुगर को लेकर के क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं बताना है। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट भाई साहब करेक्ट होने वाले हैं फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन के में इतना सा है कि आपके पास एक शुगर है, देखो भाई ग्लूकोज फ्रैक्टोज से मोस्टली सुक्रोज बनता है। ठीक है, अब इनसे यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट है उनमें से पहला पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा है ऑन रिएक्शन विद HNO3 ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड आपको पता है ना, ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, ऊपर होता है COH, नीचे होता है CHOH का होता है होल 4, नीचे होता है CH2OH, इसको हम बोलते हैं बेटा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, कह रहा है ऑन रिएक्शन विद HNO3, आपको HNO3 के बारे में पता होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कह रहा है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सैक्रिक एसिड में। सही बात है, ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो ही चुका है, मगर जब इसको HNO3 देंगे तो भाई साहब ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये एल्डिहाइड से सीधे एसिड में जाएगा और जहां पर दोनों CH हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। ठीक लिखा है ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइज टू सैक्रिक एसिड, सही बात लिखी है। बट आगे भी कुछ लिखा है, पूरा स्टेटमेंट सही होगा तब सही करेंगे ना। लिखा है ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज टू सैक्रिक एसिड। लो भाई, इतनी फेमस रिएक्शन है ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ और एक ग्लूकोज की HNO3 के साथ। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज को HNO3 देते हैं तो ऊपर भी भाई साहब COH आता है और नीचे भी भाई साहब COH आता है, तो फाइनली बनता है सैक्रिक एसिड। मगर ये क्या कह रहा है, ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज टू सैक्रिक एसिड, ये भाई गलत लिखा है, HNO3 दे रखा है। अगर यहाँ ब्रोमीन वाटर दिया होता तो भले मना कर देते, मगर यहाँ पर HNO3 दे रखा है, उसके बाद भी मना कर रहा है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो भैया ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये गलत है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पढ़ लेते हैं। लिखा है फ्रैक्टोज गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। देखो भाई सही बात लिखी है, जो फ्रैक्टोज हमारे पास होता है, ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं बेटा, ग्लूकोज के बाद हमारे पास फ्रैक्टोज और बच्चा हमारे पास मैनोस, इनके बारे में आपको जरूर बताया जाता होगा किसी न किसी बैच में कि भाई साहब अगर इन तीनों में से किसी में भी अगर बेस गिर गया, ठीक है ना, इन तीनों में अगर किसी में भी बेस गिर गया तो ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, मैनोस में भी एल्डिहाइड होता है, फेलिंग के लिए यही चाहिए होता है, फ्रैक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। भाई साहब फ्रैक्टोज में कीटोन ग्रुप है, यानी कायदे से फ्रैक्टोज को फेलिंग टेस्ट नहीं देना चाहिए, मगर जब मैं फ्रैक्टोज में डालूंगा अपना फेलिंग सोल्यूशन डालूंगा, फेलिंग सोल्यूशन का आपको कंपोजिशन पता है क्या होता है, उसमें NaOH मिला होता है। क्या मिला होता है, NaOH, और NaOH क्या होता है बेटा, बेस, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल बन जाएंगे ग्लूकोज और कुछ बन जाएंगे मैनोज, थोड़े फ्रैक्टोज बने रहेंगे, मगर जो ग्लूकोज और मैनोज में कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें तो भाई साहब एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा ना, तो वो तो फेलिंग से रिएक्शन कर ही लेंगे। तो फाइनली आपको पता भी होना चाहिए कि फ्रैक्टोज में कीटोन ग्रुप होने के बाद भी वो टॉलेंस और फेलिंग से रिएक्शन करता है। तो भाई साहब बी जो मेरा बच्चा वाला ग्रुप है, बच्चा वाला ऑप्शन है, ये सही है, बी मतलब बच्चा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, और आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर आपको पता है कि अगर मैं सुक्रोज लेता हूं, अगर मैं सुक्रोज की कराता हूं हाइड्रोलिसिस, तो मेरे पास बनता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज, है ना, तो ये इनवर्ट शुगर होती है, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। तो कुछ सुक्रोज लोगे, सुक्रोज में जब पानी डालोगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा मेरे पास ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल मेरे पास बनेगा फ्रैक्टोज का, मतलब दोनों बराबर अमाउंट में बनते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इनवर्ट शुगर इज ए इक्विमोलर मिक्सचर। देखो यहाँ उसने स्टेटमेंट दे दिया है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रैक्टोज, उसने फिलहाल अल्फा डीटा ये सब नहीं बताया,
तो यहाँ पर डी ग्लूकोज भी लिखा है और डी फ्रक्टोज भी लिखा है, सही बात लिखी है। अगर ये इक्विमोलर वर्ड हटा देता तो एक बार ये गलत ऑप्शन हो जाता, मगर ये बात सच है कि दोनों का अमाउंट बराबर बनता है। तो ये चाचा भी हमारे सही है, सी मतलब चाचा भी हमारे सही है, बच्चा चाचा दोनों सही है, बच्चा और चाचा दोनों सही है। आओ भाई डी की बात कर लेते हैं। लिखा है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज दिस, है ना। कह रहा है स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, मतलब इनवर्ट शुगर जो आई है भाई साहब मैं बता दूं, इनवर्ट शुगर में आपका होता है डी ग्लूकोज, ठीक है, प्लस आपका होता है डी फ्रक्टोज। क्या होता है? डी फ्रक्टोज, ठीक है, बराबर बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर बराबर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने कुछ हेल्प कर रखी है आपकी, एल ग्लूकोज का दे रखा है इतना, तो ये बताओ हमें तो चाहिए डी ग्लूकोज का, तो भैया इसका मिरर होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 52.5 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस का 92.5। आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो बिल्कुल सही बात है, माइनस का 40 आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। मगर गड़बड़ ये है कि भाई साहब यहाँ पर 50% ये होता है, 50% ये, मतलब ये जो है ना, ये तो 100% जब कहीं डी ग्लूकोज होगा उसका होगा और 100% डी फ्रक्टोज का, तो इसका भी आपको 50% यानी आधा करना पड़ेगा, इसका भी आधा का। ओवरऑल मतलब ये हुआ इस पूरे का आपको आधा करना पड़ेगा। अगर आपको इनवर्ट शुगर का स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है ना, तो भाई जो भी इन दोनों का मिला के रोटेशन आया उसका 50% करना पड़ेगा, मतलब आधा, और इसका आधा जो होगा वो 20% होगा। कितना परसेंट होगा? 20, मतलब 20 आंसर होना चाहिए। मगर यहाँ पर भाई साहब माइनस का 40 दे रखा है। ये भाई डी मेरे दादाजी जो हैं वो गलत हैं, ये गलत हैं भाई साहब। बच्चा सही है, चाचा सही है, दादा गलत है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर सही है बेटा वो आपका बी सही है और सी सही है। तो जिन बच्चों ने इसमें बी और सी लगाया होगा वो निश्चिंत रहो, इसमें उनको पूरे नंबर मिलने वाले। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मगर भाई साहब आसान उनके लिए जिनको नेचुरल रबर के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। अब उसने कहा नेचुरल रबर तो पॉलीमर होता है। ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस करा, इसका हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया, ओजोनीकरण करा दिया। ओजोन जिंक वाला दिया है, मतलब रिडक्टिव करा रखा है। गिव्स ए कंपाउंड एक्स ऐसे मेजर प्रोडक्ट, मतलब फाइनली सब निपटाने के बाद एक मेजर कंपाउंड एक्स बना है, ठीक है। अब कह रहा है एक्स गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तो बड़ा छोटा सा पॉइंट हो गया कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब जो एक्स है उसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा। एंड एक्स ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, इसका मतलब बेटा उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, मतलब एक तरफ कीटोन कहीं लटका होगा, एक तरफ एल्डिहाइड, ठीक है। एक्स ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट NaOH, मजाक कर रहा है यार ये तो। आपने तो सिंपल सा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल दे दिया और बाद में वाई का स्ट्रक्चर भी पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई पहले समझते हैं कि नेचुरल रबर कैसे बनता है। कैसे बनता है इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। पहले इसका मोनोमर देखेंगे, फिर पॉलीमर देख लेंगे। देखो आपने इसका नाम सुना होगा 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका नाम सुना है बेटा 1,3 ब्यूटाडाइन। कुछ ना करो, यहाँ का H हटा के मेथिल लटका दो, तो इसको हम आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? आइसोप्रीन, ठीक है। और आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, मतलब इसका मोनोमर है, मतलब जब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, पॉलीमराइज होगा, तो ये फाइनली बनाएगा आपका नेचुरल रबर। हाँ, ये पॉलीमराइज कहाँ से होगा? एक यहाँ से ऐड होगा, एक यहाँ से ऐड होगा। 1,4 एडिशन आप पढ़ के गए होंगे, तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ सिंगल और बीच में डबल, मतलब कुल मिला के कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ डबल हो गया, फिर आगे ऐसे, फिर एक यूनिट और ऐसे आएगी, फिर आगे ऐसे डबल हो जाएगा, ऐसे लगातार चलता रहेगा। तो इसका इस तरह से मेरे पास यूनिट कुछ बन के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ये आगे लगातार रिपीट होगा, तो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रिपीट होगा उससे सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपके बनेंगे। तो ये तो भाई साहब आपका क्या है, अभी फिलहाल ये जो बना है नेचुरल रबर बना है, ये NR बन गया। क्या बन गया? NR बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका कराना है ओजोनोलिसिस, तो भाई यहाँ से ब्रेक होगा और भाई साहब यहाँ से ब्रेक होगा। अब देखिए यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक H लगा हुआ है, तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा? CHO, क्योंकि जो बीच वाला बनेगा ना वही मेजर होगा, ये बीच वाला ही मेजर होगा, क्योंकि उधर भी वही बन रहा होगा और उधर भी वही बन रहा होगा बेटा, बस लास्ट वाला कुछ चेंज होगा, ठीक है। CHO के बाद बताइए ये क्या हो गया? CH2, उसके बाद फिर से क्या हो गया? CH2, मगर देखिए यहाँ मिथाइल लगा है तो ये कीटोन ग्रुप बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये अलग हो चुका होगा, वो भी यही बना होगा, ये अलग हो चुका होगा, वो भी वही बना होगा। अब देखिए आपके स्ट्रक्चर में ये तो हमारे पास X आ गया, क्या आ गया?
एक्स आ गया, क्या बन गया एक्स। अब कह रहा है एक्स गिव्स पॉजिटिव, खुद चेक करो ना, अरे ये ग्रुप कौन सा है बेटा, ये मिथाइल कीटोन है, हेलो फॉर्म टेस्ट देगा मतलब आयोडो फॉर्म देगा, और ये भाई साहब कौन है एल्डिहाइड मतलब टॉलेंस दे देगा, मतलब हम लोग सही जगह पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इसका कराना है हमारा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। फिलहाल सीधी सी बात है, इसको जरा मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H हो गया, फिर उसके बाद CH2 हो गया, उसके बाद फिर से मेरे पास CH2 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O के बगल में मेरे पास CH3। सिंपल एल्डोल कराना है। देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ का अगर मैं H निकाल के यहाँ अटैक कराऊंगा तो बहुत छोटी रिंग बनेगी। सिंपल सा है, आपका जो बेस आएगा बेस वो यहाँ से H निकालेगा, यहाँ बनेगा इनुलेट एन, यहाँ घुस जाएगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी। 5 मेंबर फाइनली जो आंसर आपने अगर पढ़ा होगा कभी 5 मेंबर में, तो डबल बॉन्ड O एक बच गया होगा और उसके बाद डबल आ गया होगा, क्योंकि उसने हीटिंग भी कहा है, कहीं ना कहीं हीटिंग भी कहा है। हीटिंग का मतलब समझते हो ना बेटा, वहां से आपको वाटर का भी एलिमिनेशन कर देना है। तो ये भाई साहब स्ट्रक्चर वाई होगा। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जो आजकल नीट के बच्चे भी पढ़ लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, और ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ वाई है, इसको बराबर बना लीजिए। अब देखिए मेरा ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। देखो ये फिर से मेरे पास एक बार बायोमोलिक्यूल्स का ही कार्बोहाइड्रेट का बेटा क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो जिन बच्चों को हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रा करना आता होगा और जो उनका साइक्लोहेक्सेन फॉर्म ड्रा कर लेते होंगे उनका फायदा सही होगा। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट के आपके हावर्थ स्ट्रक्चर का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक नॉन आर्टिफिशियल स्वीटनर एक्स है, कोई भैया मीठा पदार्थ एक्स है, इस कंपोज्ड ऑफ, कह रहा किससे किससे मिलके बनाया गया है। जरा पढ़ते हैं किससे मिलके बनाया गया है। कह रहा 4 क्लोरो 4 डीऑक्सी डी गैलेक्टोस। मतलब क्या करना है सुनिए, पहले आपको पहले डी गैलेक्टोस लेना है, उस पे 4 पे क्लोरो को चिपकाना है और ऑक्सीजन को हटाना है। मतलब क्या करना है 4 क्लोरो, आपका 4 पे क्लोरो होना चाहिए, ठीक है, और 4 पे आपका क्या डीऑक्सी चाहिए, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन हटाना है और वहां पर क्लोरीन को भी लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी गैलेक्टोस, मगर इसके लिए आपको डी गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिलहाल चिंता की बात नहीं है, उसने डी गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर दे दिया था। अगर नहीं पता है तो आपको ये सिखाया गया होगा कि डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोस एक दूसरे के C4 इपीमर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं C4, मतलब डी ग्लूकोज वाले के चौथे नंबर पे चेंज कर दो कॉन्फ़िगरेशन, आपका गैलेक्टोज बन जाएगा। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। फिलहाल पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर, हाँ ये तो पहला यूनिट हो गया, और दूसरा क्या है 1,6 डाइक्लोरो 1,6 डीऑक्सी बीटा डी फ्रैक्टोज। कौन सा फ्रैक्टोज बेटा, बीटा डी फ्रैक्टोज। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग लेंगे, मगर यहाँ पर आपका बीटा डी, यहाँ पर कुछ लग रहा है मेरा क्वेश्चन मिस हो गया है, क्योंकि मैं देख लूँ यहाँ पर, क्योंकि डी गैलेक्टोज है, जब यहाँ बीटा डी दिया है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपका दिया होगा। इस जगह पे बेटा हम लोग अल्फा डी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अल्फा डी, क्योंकि अल्फा डी पता होगा तभी आप इन दोनों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड से तो जोड़ेगा नहीं। अब पहला काम इन स्ट्रक्चरों को बनाना है और उनको आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जोड़ना है, ठीक है ना। अब देखो भाई पहली बात तो क्या करना है, ये तो गैलेक्टोज हो गया, ये रहा 4th कार्बन, ये रहा 4th कार्बन। 4th पे पहले बात तो डीऑक्सी करना है। डीऑक्सी का मतलब क्या है, O को भी हटा दो और क्लोरो, भाई जब O हटेगा तो यहाँ H बचेगा, है ना, O हटेगा तो यहाँ H बचेगा और वहाँ पर H के बदले क्या लगाना, Cl। मतलब कुल मिला के C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये सेकंड कार्बन, ये H हो गया, ये मेरे पास OH हो गया, ये तीसरा कार्बन, ये OH हो गया, ये मेरे पास H हो गया, ये चौथा कार्बन, इधर हो जाएगा Cl, इधर हो जाएगा H, ये पांचवा कार्बन, ये H, ये मेरे पास OH, और ये हो गया CH2H। अगर इसके स्ट्रक्चर का नाम कोई पूछेगा तो मैं पूछूंगा भैया 4 पे डीऑक्सी हो चुका है, 4 पे क्लोरो और डी गैलेक्टोज है, ठीक है। अब इसका अल्फा फॉर्म कैसे बनेगा, 5वें कार्बन से मैं इसको ले जाऊंगा 6 मेंबर रिंग की तरह। तो बेटा देखो अल्फा का मतलब क्या होता है, आपको मालूम होगा कि इसमें OH लेफ्ट राइट साइड आएगा, उसको बोलते हैं अल्फा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देखिएगा O 6 मेंबर रिंग बनाने जा रहा हूँ हावर्थ स्ट्रक्चर में, हावर्थ स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। बताइए ये वाला जब H ऊपर जुड़ेगा तो OH राइट साइड, तो आपको एक रूल सिखाया गया होगा, जो राइट साइड होंगे वो सब नीचे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक है। ये भी राइट साइड है तो यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक है। ये राइट साइड में H है तो यहाँ हो जाएगा H, ऊपर ले जाइएगा OH, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा Cl। अब ऊपर इसमें ध्यान रखिएगा CH2OH और नीचे हो जाता है H, ठीक है। आपको करना है
तो आप इस तरह से करके इसको आपने जो रूल सीखा होगा ऐसे करके बना सकते हैं, मगर आप इसमें CH2H ऊपर रखिए। तो ये पहला स्ट्रक्चर ड्रा हो गया और ये रहा हमारे पास हेमी एसिटल बॉन्ड, यहीं से ही लिंकेज स्टार्ट होगा। दूसरा कौन सा लेना है, पहले तो बीटा डी फ्रैक्टोज आपको बना लेना है। तो देखो मैं जरा फ्रैक्टोज बना लेता हूँ। फ्रैक्टोज में होता है CH2OH C डबल बॉन्ड O। मैं पहले डी फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। थर्ड कार्बन का इधर OH हो गया, इधर H हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये वही पांचवा कार्बन आ गया H, और OH जो छठवा हो गया CH2OH। उसमें सारे ऑप्शन जो थे 5 मेंबर के थे, तो मैं 1 2 3 4 इसी से भैया ले जाऊंगा, इसको यहाँ से ले जाऊंगा, है ना, ये यहाँ से ले जाऊंगा, तो 5 कार्बन के रिंग बनेंगे। तो फाइनली मेरे को बनाना बीटा वाला बनाना। कौन सा बनाना, बीटा। तो देखो इसमें ले जाऊंगा तो जो OH राइट साइड आएगा वो तो अल्फा का होगा, जो OH राइट साइड आएगा वो तो अल्फा, मतलब OH नीचे वाला है ना। अगर मैं ये बनाऊंगा C पे OH और यहाँ पर कर दूंगा CH2OH, ये तो अल्फा डी वाला बनेगा। मेरे को बनाना बीटा, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को इधर करना पड़ेगा OH करना पड़ेगा और इधर करना पड़ेगा CH2OH। बात समझ में आ रही है। अब थर्ड कार्बन आ गया, ये पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा। तीसरे पे बेटा इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा H, ये चौथा कार्बन हो गया H, ये हो जाएगा OH, ये आ गया पांचवा कार्बन H, और ये हो गया O, और ये इस तरह से नीचे आ जाएगा CH2OH। अब बेटा एक काम कर लेते हैं, इसका भी क्या बना लेते हैं हम लोग, क्या बना लेते हैं, आपका फिशर, ये पैरानोस स्ट्रक्चर है ना, वो हावर्थ स्ट्रक्चर। तो ये O ऐसे रहेगा और इसके बाद इसको नीचे लिखिएगा, अब इसके नीचे लिखिएगा। अब जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो बताइए, ये पहले नीचे आ जाएगा CH2OH, ऊपर हो जाएगा OH, है ना, ये राइट साइड है, नीचे जाएगा। अब इधर बताइए, ये हो गया H, ऊपर हो गया OH, इधर भी क्या हो गया, नीचे हो गया OH, यहाँ H, ऊपर हो गया CH2OH, और यहाँ पर हो गया आपका H। मगर मैं साहब ये तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा करा किसका, बीटा डी फ्रैक्टोज। अब इसमें ये वाला काम भी तो बाकी है। देखो क्या लिखा है, कह रहा है 106 दो जगह दो काम करने हैं आपको। Cl चिपकाना, ऑक्सीजन हटाना, मतलब 106। मतलब पहला कार्बन कौन सा था मेरे पास, मेरा पहला कार्बन यही वाला था, ठीक है ना। तो भाई साहब यहाँ पर फाइनली पूरा हट के Cl लग जाएगा, और यहाँ पर भी भाई साहब पूरा Cl हो जाएगा। कहाँ चेंजेस होंगे, CH2OH था तो यहाँ CH2Cl, और यहाँ पर भी CH2Cl। ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर लिए। अब इसके पहले कार्बन का OH इसके नीचे आप रख लीजिएगा, और इस OH का H और OH से वाटर निकाल के जोड़ दीजिएगा। स्ट्रक्चर में आपको जो भी स्ट्रक्चर दिया था वो तो ऐसे दिया था ये वाला, मगर जो दूसरा वाला होगा उसमें साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म था। तो उसमें देख लेना कि कोई ग्रुप अगर साइक्लोहेक्सेन में आपने पढ़ा होगा, अगर ऐसे जा रहा मतलब ऊपर है, ऐसे जा रहा मतलब नीचे है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाले हैं सब में ऊपर होने चाहिए ग्रुप। जैसे यहाँ Cl ऊपर है तो वहाँ पर भी Cl ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले कार्बन पे OH, चलो ये तो हट जाएगा, दूसरे कार्बन का OH नीचे है, तीसरे का OH ऊपर है, तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर में जिनमें ये मैचिंग आ जाएगी वो स्ट्रक्चर आपके बिल्कुल सही होंगे। मगर हाँ, यहाँ का OH और यहाँ का OH निकाल के ही आपको वाटर निकालना है। बनाइए इसको बराबर जल्दी से, वीडियो पॉज करके। अब देखिए ये जो क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है, बहुत आराम से बच्चों ने कर लिया होगा। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे हैं, लगभग अगर किसी ने PYQ लगा रखे हैं 10-12 साल के, बहुत आराम से कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये तो भैया सबके पास लगभग रहता है। एनिलीन का हम लोग करा रहे हैं एसाइलेशन, क्यों कराते हैं पता होगा, एसिड एनालाइड बनाना है, फिर भाई साहब नाइट्रेशन कराना है और बाद में करानी है हाइड्रोलिसिस। सीधी सी बात है, पहले यहाँ पर जब कराएंगे एसाइलेशन तो बन जाएगा एसिड एनालाइड, मतलब H हट के एसिड लॉन्च हो जाएगा, चूंकि बल्कि ग्रुप है तो नाइट्रेशन केवल पैरा पे होगा। उसके बाद जब करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो वो जो आपका एमाइड फिर से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो P जो बनेगा वो NH2 आफ्टर हाइड्रोलिसिस फिर से जिंदा हो जाएगा, मगर मेजर केवल पैरा पे ही NO2 आएगा। ये तो मेरा P हो गया, ठीक है। अब ये तो कितनी छोटी सी रिएक्शन दे रखी है, डाइएजिटाइजेशन है ना, तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू N2Cl, ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये हो जाएगा बच्चा N2Cl, नाइट्रो नीचे चिपका रहेगा। अभी सब बना लेते हैं फिर नीचे पढ़ते हैं क्या क्या सही है, ठीक है। ओ भाई ये रिएक्शन किसको नहीं पता होगी यार, नीट वाले बच्चे को पता होता है। क्यूमीन प्रोसेस है, O2 देना है और वाटर देना है। O2 वाटर देने के बाद आपको पता है यहाँ पर फाइनली इसमें क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल। मगर हाँ यहाँ पर देखो नीचे उसने NaOH भी दे रखा है। भाई साहब फिनॉल पे अगर NaOH दोगे, हीट भी लिखा था, तो ये कोल्बे रिएक्शन है, तो आर्थो पे COH भी आप लगा दीजिएगा। मतलब कुल मिला के मतलब ये इस जगह पे फाइनली आप कर देंगे OH और यहाँ पर आप कर देंगे COOH। बात समझ में आ रही है, ये आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ अब इसका ट्रीटमेंट जो है बेटा वो Q से कराना है। Q हमारे पास क्या था, ये था। अच्छा Q हमारे पास ये है, तो आपको अच्छी तरह पता होगा
कि फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन होती है, फिनॉल की डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इसका Cl हटेगा और इसका पैरा, देखो इसका CH पैरा पे भी जाता है मगर वहां मैंने नहीं लगाया, पैरा पे ये ग्रुप आपका HCl निकल जाएगा और ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है क्योंकि NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पैरा पे जब ये कपल हो जाएगा फाइनली देखिए मेरे पास क्या बनेगा, देखिए इधर तो रहेगा OH आ जाएगा, CH इसके बगल में रहेगा, उसके बाद यहाँ पे N डबल बॉन्ड N हो जाएगा और उसके बाद इस वाले में आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा देखो मैंने क्या करा, इसके पैरा से इसको कपल करा दिया तो फाइनली ये स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये मेरे पास S बन गया। अब सब कुछ बन गया है, जरा देख लेते हैं फाइनली क्या लिखा है। क्या लिखा पहला ऑप्शन कह रहा है Q ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल, Q जो है, Q कहाँ है मेरे पास, ये है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है मतलब एथेनॉल गिव्स एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो आपने पढ़ा होगा कि जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग एथिल अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं बेटा तो ये बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है। हाँ, जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पे तो H लग के बेंजीन बन जाता है, तो यहाँ पे तो बेंजीन बन गया और ये एसिटाल्डिहाइड क्या लिखा है, जो बनाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। नहीं भाई, एरोमेटिक नहीं बनाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाता है। अगर उसने यहाँ एलिफेटिक लिखा हो तो मैं सही कर देता, फिलहाल पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। एस गिव्स थैलीन डाई टेस्ट, एस को दूर तक कहा, ये एस है। देखो आपको पता होगा जिनके जिनके स्ट्रक्चर में फिनॉल ग्रुप होता है ना, फिनॉलिक ग्रुप जहाँ जहाँ होता है वो थैलीन डाई टेस्ट बेटा देते हैं ना, तो ये जो सेकंड नंबर सही है, सेकंड नंबर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कह रहा है पी इज डाई नाइट्रो कंपाउंड, भाई धूड़ो कहाँ है पी, आपको दिख रहा है क्या इसमें 2 नाइट्रो दिख रहे हैं, मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं, मेरे को तो एक ही NO2 दिख रहा है, तो भैया थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया, थर्ड गड़बड़ है। कह रहा है एस इज ए कलरफुल कंपाउंड, भाई डाई बनी है, जो डाई है मोस्टली ऑरेंज रेड कलर की होती है, एस वाला है ना, तो ये कलर्ड कंपाउंड है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है और फोर्थ। तो जिन बच्चों ने ये ऑप्शन सही लगाए हैं उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, परफेक्टली पूरे नंबर मिलेंगे। फटाफट बना लीजिए इसको आप। अब भाई साहब ये पेपर 2 का मैं ऑर्गेनिक का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है मगर वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियो के शॉर्ट में उसका सोल्यूशन डाल चुका हूँ, ठीक है ना। पॉलीमर वाला था, उसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन के अलग अलग पॉलीकैप्रोलेप्टम वाला जो क्वेश्चन एक है वो मैं ऑलरेडी अपने शॉर्ट में डाल चुका हूँ, वो एक पहले ही डाल चुका हूँ, तो उसको आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, ये मॉलिक्यूल दे रखा है भाई, बहुत कुछ रिएक्शनें करा रखी हैं, फिर आखिरी में उसने कैंडोल प्रोसेस भी करा रखा है, ठीक है, आखिरी में उसने कैंडोल प्रोसेस भी करा रखा है, मैंने कैंडोल लिखा नहीं है, ठीक है, उसने लिखा था। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, अब देखो यहाँ पर इसका कराना है या तो एल्काइलेशन या एसाइलेशन, है ना, तो भाई साहब एसाइलेशन हमेशा प्रेफर होता है क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये यहाँ से टूट जाएगा और CO से चिपक जाएगा, मगर लगाना कहाँ है, तो CH3 भाई साहब एक्टिवेटर है, ये भी एक्टिवेटर है, बीच में मत लगाना, आर्थो में लगता है मगर बीच में चूंकि क्राउडिंग आ जाएगी तो यहाँ पे लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो इसका आर्थो भी है, इसका पैरा भी है, मगर यहाँ मत लगाना, क्राउडिंग बहुत हो जाएगी। तो फिलहाल क्या होगा, इतना ग्रुप जाके पहले लॉन्च हो जाएगा, फिर NaI आएगा, है ना, फिल्किस्टीन रिएक्शन लग जाएगी, तो यहाँ पर Cl के बदले I लग जाएगा, ठीक है, Cl के बदले क्या लग जाएगा I, मैं अभी तो मेमोरी बेस पर चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद Cl के बदले I बढ़िया आपका लिविंग ग्रुप है और ये O- बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, तो O अटैक करेगा। फाइनली देखो मैं चलो यहाँ तक बना लेता हूँ, ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना लिया, ये दोनों ऐसे रहेंगे चाचा, इसके बाद C डबल बॉन्ड O और इस जगह पे फाइनली I, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, ऐसा बन गया होगा। अब O- जाके यहाँ घुस जाएगा, अटैक करेगा, तो फाइनली जो मैं बनाऊंगा यहाँ पर जे बनाने वाला हूँ, तो जे में देखो मैं इसको हटा के ही बनाऊंगा, ये I हट जाएगा, I हटेगा, पहले इस पे लगेगा ऑक्सीजन, फिर आपकी बेंजीन रिंग आ जाएगी और इस जगह पे आपका हो जाएगा NO2। बात समझ गए, ये बनेगा मेरे पास जे है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना रहा है मगर आसान है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है भाई, पहले रिडक्शन करा रहा है, क्या करा है रिडक्शन, तो देखो यहाँ पर ये जो बीच में कार्बन है इसकी वजह से ये ग्रुप ईस्टर नहीं बन पाया, है ना, वरना NaBH4 कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ये अभी कीटोन है, कीटोन से वो बन जाएगा अल्कोहल। फाइनली मैं यहाँ बना देता हूँ, इस जगह क्या बनेगा देखिएगा, ये ऐसे रहेगा, इस जगह पर आपका हो जाएगा OH, बगल में एक कार्बन, फिर O, उसके बाद बेंजीन रिंग बनेगी, उसके बाद यहाँ NO2, 2 मेथिल जैसे वैसे बने रहेंगे। अब PbR3 दे दिया, करना कुछ नहीं, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, OH के बदले यहाँ लग जाएगा Br, इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, तो ये मेरे पास K बन गया, क्या बन गया K, और K का उसने मोलर मास दे रखा है, K का जो मोलर मास दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है,
इसको मैं अगर एक्सेस अमोनिया दूंगा तो क्या होगा, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ अटैक करेगा तो मतलब Br के बदले NH2 लग जाएगा। फाइनली अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, इस जगह पे आपका हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ये एक कार्बन ऐसे, ये ऑक्सीजन ऐसे, ये बेटा रिंग ऐसे रहेगी, और ये हो जाएगा मेरे पास NO2 2 मेथिल ऐसे। ये तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पर PHSN है भाई, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। फाइनली यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका टैग यहाँ होगा, तुम भाई बाहर निकलो, तो ये बेंजीन ऐसे रहेगी, इस जगह पर ये इस वाले पे सल्फर, और सल्फर पे आपकी बेंजीन। बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं मगर स्ट्रक्चर आसान है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं मगर करना आसान है। तुम ऐसे रहो, बाकी तुम ऐसे रहो। अब क्या है, इसके बाद जब पूरा बन गया तो अब उसने क्या कहा, जरा पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर H2SO4 रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज अमोनिया गैस ऑफ 5.712। ये के हटा लीजिए, यहाँ पर के के बदले ये कंपाउंड जो भी बना है इसका मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम ए दे दिया, सुनिए, क्योंकि वहाँ पर अमोनिया नाइट्रोबेंजीन गेंडोल मेथड देता नहीं है, ये NH2 ग्रुप वाला देगा, ठीक है। अब मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर के के बदले मैं यहाँ पर कहाँ लिखा था मेरा के, अमोनिया इतने ग्राम ऑफ, यहाँ पर ए कर लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है इस कंपाउंड का जेंडोल से रिएक्शन कराया गया, और जो भी अमोनिया, हाँ इस कंपाउंड का अमाउंट भी दे रखा है 5.72 ग्राम, ठीक है, मगर इसका मोलर मास अभी नहीं पता, वो मैं इसकी हेल्प से भी निकाल लूंगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही चेंज हुआ है, अब जब जेंडोल कराएंगे तो जो अमोनिया गैस निकली है उसे न्यूट्रलाइज करा रहे हैं 1 मोलर H2SO4 से। कह रहा बताओ वॉल्यूम कितना खर्च होने वाला है, क्या खर्च होने वाला है, वॉल्यूम। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब आपने कभी केंडोल मेथड पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि अमोनिया की रिएक्शन H2SO4 से होती है। तो भाई कैसे होगी जरा बताइए, अमोनिया की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो भाई यहाँ 2 H है तो भैया डबल लोगे, तब जाके वहाँ अमोनियम सल्फेट बनेगा, और तब जाके उससे हमारी अमोनिया गैस निकलेगी, है ना। जब इसको बेच देंगे तब उन्हें निकलेगी। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, देखो स्टोइचियोमेट्री मिलेगी आपको, अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो बेटा आपको इसके मोल वगैरह तो पता हो, इसके मोल पता होंगे कितनी अमोनिया गैस निकली। हाँ ये बात तय है, जितने मोल इसके होंगे, क्योंकि ये वाला जो N है वो तो बेचारा इनर्ट हो गया, तो यहाँ तो N एक ही मोल बचा यहाँ पर इस पूरे मॉलिक्यूल में, ये तो नाइट्रोबेंजीन का इनर्ट हो गया, तो ये तो एक ही मोल बचा। तो ये तो तय है, जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल अमोनिया बनेगी, और उतने ही हमारा रिएक्शन इससे होगी, ठीक है। तो पहले इसके मोल निकाल लेते हैं, फिर हम लोग स्टोइचियोमेट्री इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, पहले तो इसका आपको निकालना पड़ेगा मोलर मास। क्यों भाई मोलर मास, क्योंकि अगर आपको निकालना है मोल, तो मोल का मतलब होता है मास, मास तो गिवन हो गया, मोलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए के का आपको 350 दिया। अब क्या बताइए के से यहाँ तक आने में क्या हुआ, पहली बात तो के वाला क्या था, इसमें Br लगा था, तो पहले तो 80 घटा दो, Br का 80 घटाओ तो भैया 350 में से 80 घटाओ, 0 15 में हट गया 7, 270 ये आ गया। अब जुड़ा क्या है बेटा NH2, N का होता 14, तो 16 जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, 286 हो गया। कितना हो गया 286। इसके ग्राम दे रखे तो उसका मोल निकल आएगा, तो मैं मोल निकालूंगा तभी तो स्टोइचियोमेट्री लगा पाऊंगा। मोल का मतलब होता है मास, 5.72 अपॉन मोलर मास कितना बच्चा 286 है ना। अब ये हटाओ, नीचे 100 बढ़ जाएगा, ये बेटा 2 बार 286 है, ये 2 बार 6 2 नहीं 12, 2 बार कटेगा तो 2/100 मोल आ गए। कितने मोल आ गए 2/100 मोल। ये जितने, अच्छा कैंसर, ये अमोनिया के मोल कैसे हो गए बेटा बाबू, ये बताओ। यहाँ पर इससे अमोनिया निकलेगी, इसमें कितना है ना बेटा 1, तो जितने मोल, अगर इसके 2 मोल होंगे तो 2 मोल अमोनिया बनेगी, इसका 1 मोल होगा तो 1 मोल, तो इसके जितने मोल होंगे तो इतने ही अमोनिया के मोल आ गए। कितने मोल आ गए अमोनिया के। अब छोटा सा आपको स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करना है, बताइए इसका क्या है, इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है, इसका 1 है, तो N/2 इज इक्वल टू N/1। पहले तो मोल निकाल लेंगे, पहले हम H2SO4 के मोल निकाल लेंगे, और मोल पता लग गया तो मोलरिटी पता है तो वॉल्यूम आ जाएगा। बताइए इसके मोल कितने निकाले आपने, इसके मोल निकाले हैं 2/100 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2, आपने स्टोइचियोमेट्री तो पढ़ी होगी ना, इज इक्वल टू ये मोल बेटा किसके आ गए H2SO4 के आ गए, स्टोइचियोमेट्री 1, 202 कट गया, तो H2SO4 के आपने मोल निकाल लिए 1/100, आपने H2SO4 के मोल निकाल लिए, आपका 1/100 आ गया।
अब आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी आपको पता है 1, आपको पता है 1, और मोल आपने निकाल ली है 1/100, है ना, 1/100, और ये बटे में हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया 1/100। मगर भाई साहब ये लीटर में आएगा, ये किस में आएगा, लीटर में आएगा, और आपसे वहाँ पर ml में पूछा है। किसमें पूछा है, ml में। तो भैया 1 लीटर में 1000 ml, तो 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भाई साहब तुरंत ml आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके वॉल्यूम जो आएगा 10 ml इसका आंसर आएगा। तो जिन बच्चों का 10 ml, कुछ बच्चे इसका मोलर मास निकालने लग जाएंगे, गलती करेंगे, इसमें से देख लो भाई क्या हटा है और क्या जुड़ा है, उसका डिफरेंस निकाल के तुरंत निकाल लो, ये इसका आंसर 10 ml आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भैया एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो। मैंने एक क्वेश्चन कहा जिसमें आपका कैप्रोलैक्टम वाला वो सॉल्व पड़ा है, अपना आंसर उससे आके चेक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।